चलिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 प्लस एंड सो ऑन कितना, mn एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 पार्टिकल का मास इनटू में उसका एक्सेलरेशन m2a2 एंड सो जितने भी पार्टिकल दे रखे हैं मान लो, अपॉन में m यहाँ पर टोटल मास है, याद रखना टोटल मास, ठीक है भाई। अब यहीं पर आगे बढ़ देते हैं, दूसरा टॉपिक था ना ये, अब तीसरा टॉपिक भी इसी से, ठीक है। अब इसी पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखेंगे, देखो आपको पता है m इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर आ गया m1a1 प्लस m2a2 प्लस एंड सो ऑन mnan। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन जो है ना, तो मास ऑफ बॉडी इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 इंटू a1 किस पे हो गई, फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स हो गई, तो m1 इंटू a1 को क्या करें, f1, m2 इंटू a2 को f2 प्लस एंड सो ऑन fn तक। ये जो फोर्स लग रही है ये लग रही है पार्टिकल्स पे, और ये किसके बराबर आ गई है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो मास इंटू में एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास बराबर, ये फोर्स किस पर है, पहले पार्टिकल पे, ये दूसरे पार्टिकल पे, ये तीसरे पार्टिकल पे, और ये यहां तक, तो ये किसके बराबर हो गया, फोर्स ऑन फोर्स नेट। ये नेट फोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम जो किसके बराबर आ गई, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कैन एक्सेलरेट if net external force act on center of mass। जैसे मैं पिछली क्लास में आपसे बोल रहा था कि किसी फोर्स को मैं, जैसे ये पार्टिकल, ये मान लो बहुत सारे पार्टिकल है फिर भी मैं कम से कम दिखा रहा हूं, तो ये मान लो 5 जगह फोर्स लग रही है, अगर ये 5 जगह फोर्स लग रही है तो ये पांचों फोर्सों को अलग अलग ना लगा के सारी फोर्स कंबाइंड करके अगर सेंटर ऑफ मास पे लगा दी जाए, सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए, आ रही बात समझ में, सारी फोर्स अलग अलग ना लगा के सारी फोर्स कंबाइन करके कहां लगा दो, उसके सेंटर ऑफ मास पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तभी मूव करेगा जब सारी एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगी। यहां से हमने ये सीखा तो हमने ये सीखा कि अगर हमें आर पता है तो आर भी निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल दी, एक्सेलरेशन भी निकाल दिया, ये सारी बातें हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 2 का। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तभी एक्सेलरेट करेगा जब सारी एक्सटर्नल फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी सिस्टम में अगर 100 पार्टिकल है तो 100 पार्टिकल पे फोर्स को कैलकुलेट मत करो, 100 पार्टिकल पे इंडिविजुअली फोर्स को कैलकुलेट मत करो, आप सीधा उसके सेंटर ऑफ मास पे सारी फोर्स लगा दो और कैलकुलेशन कर लो। समझ रहे हो मेरी बात, अगर एक सिस्टम में 100 पार्टिकल है, एक सिस्टम में 100 पार्टिकल है, 1 लाख पार्टिकल है, ऐसे मानो किसी सिस्टम में 1 लाख पार्टिकल है, तो आप 1 लाख अलग अलग पार्टिकल्स पर फोर्स को ना स्टडी करके आप लोग क्या करेंगे, जो टोटल 100 पार्टिकल पे फोर्स लगनी है उन सबको मिला के सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, वही एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का,
अभी बात समझ में? तो इंडिविजुअल पार्टिकल को ना पढ़ के हम किसको पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ मास को। इसलिए इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स को ना पढ़ के हम किस पे पढ़ेंगे? फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे पढ़ते हैं। ये आपकी थ्योरी है। चलिए अब देखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा है एफ टोटल फोर्स जो लग रही है एक्सटर्नल वाली, वो बराबर आ गई है फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास लिखना चाहता हूं, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये नेट फोर्स आ गई। अगर इफ net force is zero, if net external force is zero, अगर net external force जीरो लग रही है तो बताओ कितना हो गया? d बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर जीरो। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो। और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो तब होता है जब वो कांस्टेंट हो, अर्थात लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इससे आप और क्या सीख सकते हो? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हो मास टोटल इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर कितना हो गया? कांस्टेंट। एक बात सोच के देखो, अगर हम किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर जो फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो बॉडी रेस्ट पर है चाहे वो बॉडी मोशन में है, उसके मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मास पे फर्क नहीं पड़ेगा तो मास भी कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब सब कुछ यहाँ पर मास को भी कांस्टेंट मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसी हो गई? कांस्टेंट। मतलब इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। ये सारी चीजें वही है जो आपने अभी तक पांचवे में पढ़ रखी है। पांचवे चैप्टर में आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। इसके लिए फिलहाल तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं और आपको ज्यादा इसमें वो क्या कहते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं। अभी आप सीबीएसई के हिसाब से सोचे और आपके जो एडवांस लेवल में होता है उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अदरवाइज आपको तो यही पढ़ना है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देकर बता देता हूं सिंपल सा। मान लो बिफोर बॉम्ब ब्लास्ट की कंडीशन ले रहा हूं। मान लीजिए हमने किसी बॉम्ब को फेंका और उस बॉम्ब को हमने जो फेंका वो बॉम्ब ऐसे जाता है, जो बॉम्ब है ये बम है जो ऐसे जा रहा है मान लो सही है, ये बिफोर ब्लास्ट है। अब मान लो अगर ये रास्ते में ब्लास्ट हो जाता है, अगर ये रास्ते में ब्लास्ट हो जाता है तो ब्लास्ट होने पर ये जो इंटरनल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ, तो जो ब्लास्ट होगा तो इसमें पता नहीं कितने टुकड़े बने, हमें भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता। ये ऐसे मान लो टुकड़े बन गए और ये हर टुकड़ा अपनी अलग अलग रफ्तार से जाएगा। मानते हैं बात? तो लेकिन अब इसके अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं इसको पढ़ने में हमारे लिए मुश्किल है। इसके पार्टिकल्स के बारे में हम नहीं बता सकते। हम तो किसके बारे में बताएंगे? हम बोलेंगे हमें याद क्या रखना है, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो हम तो केवल इसको स्टडी करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा होगा जिस पाथ पे ये पहले जाता अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पे ये हमारा बम जाता अगर ये ब्लास्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये कि अगर जो बॉम्ब है उस बॉम्ब पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, केवल इंटरनल फोर्स लगी है, जैसा कि आपको पता है इंटरनल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ, तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ पे फॉलो करेगा जिस पाथ पे वो बम कर रहा था।
तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको स्टडी करना, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें सब कुछ ना पढ़ के सीधा सेंटर ऑफ मास पढ़ लो। और अगर आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में इतना ज्ञान है, तो जब आपके पास क्वेश्चन आया कि भाई एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब जो है बीच में ब्लास्ट हो जाता है, तो बताओ उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कहाँ पर, क्या उसका टाइम पीरियड होगा, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हो गया मान लो ये जो मैंने दिया है यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में आपको पता है, पहले से ही आपको पता है कि भाई बॉम्ब अगर ब्लास्ट हो गया तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है जो अगर ब्लास्ट नहीं होता तब कर रहा होता। तो आप डायरेक्ट आप प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लो और उसके सेंटर ऑफ मास का जो भी पूछा है वो निकाल दो। कहने का मतलब ये है। बात समझ में आ रही है क्या वो बोल रहा हूँ? तो हम सेंटर मास को स्टडी कर, अगर सेंटर मास के ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब तुम्हारे पास नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूँ, अगर हम हायर लेवल में पढ़ रहे हैं कुछ, तो सेंटर मास के क्वेश्चंस को इस कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है कि सेंटर मास तो अभी भी उतनी रफ्तार से उसी पाथ को फॉलो करेगा जैसा अगर ये बम पूरा का पूरा होता तब फॉलो हो रहा होता। अब पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, जबरदस्ती का टॉपिक उसमें मैं घुसेड़ने वाला नहीं हूँ उसमें किसी में भी। पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। कर दूं साहब इसको? अब सुनिए भाई, ठीक है। तो जब भी याद रखना, मैं आपको एक सिंपल सा बात बता देता हूँ कि जब भी हम क्या कहते हैं मोशन पढ़ रहे होते हैं, मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो हमें बॉडी का जो कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है उस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को हम इतने आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे या उसको नहीं पढ़ पाते। हम लोगों को तो जो आदत है या हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो तो बिल्कुल सिंपल मोशन के लिए पढ़े हैं। सिंपल मतलब जो बहुत नॉर्मल पाथ फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे करके फेंकता हूँ, ये पैराबोलिक पाथ में गया। दूसरा तरीका है ये ऐसे घूमते घूमते जाए, तो हमारे लिए तो कौन सा वाला आसान है, ऐसे करके जाए। और अगर ये घूमते घूमते जाएगा तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी सिचुएशन में जब ये घूमते घूमते हुए जाएगा मान लो, उस सिचुएशन में हम किसको स्टडी कर लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। पूरी बॉडी को स्टडी ना करके हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। यही तरीका होता है, उसी पे टॉपिक पे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सारे बॉडीज के पार्टिकल्स को ना स्टडी करके हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं केवल। और हर वो चीज जो हमने पढ़ी हुई है, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो लीनियर मोशन से रिलेटेड हो, सब कुछ वही फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। कुछ अलग से फॉर्मूले नहीं बनते। बस ये बात है कि हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। याद रखना है इसको। तो सेंटर ऑफ मास को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ठीक माना जाता है, बिकॉज अगर कोई बॉडी, अगर ये बॉडी है मान लो कॉम्प्लिकेटेड मोशन पाथ फॉलो कर रही है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो अभी भी सिंपल वाला पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो हमारे लिए जो आसान होता है, या आपको आगे जो कभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो आपको ये बात बड़े ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी तो तुम्हें कुछ दिक्कत ही नहीं है 11th में 12th में, और 12th के बाद वो भी नीट में दिक्कत नहीं है, मेंस में दिक्कत नहीं है, एडवांस लेवल के अगर क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे भी घुमा के, ये वो सब कंसेप्ट तो आपको याद रखने पड़ते हैं ना। चलिए भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। केवाईपीएस वगैरह का मेरे को पता नहीं है, लेकिन पर मेरे को पता है कि आईआईटी एडवांस से टफ तो नहीं होता। अब आ जाते हैं रोटेशन में, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। अब एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर हम रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी का भी रोटेशन पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन गया? मधुसूदन, मयंक, शुभम, वरुण, अनिक, करण, 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 खुशी,
चलो भाई, अब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं भाई। रोटेशनल मोशन में देखना, अब आप इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आ चुके हो, रोटेशनल मोशन वाले पे। ठीक है, अब रोटेशन मोशन के लिए मैं आपको पहले बात समझाता हूँ, और बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना और सुनना। जब बात करते हैं हम रोटेशन मोशन की, तो जैसे मान लीजिए एक ये रॉड है, इस रॉड को यहां पर फिक्स कर दिया गया, ये फिक्स कर दिया यहां पर इसको। अब इस रॉड को फिक्स कर दिया और इसको अब घुमा रहे हैं, यहां से एक एंड इसका फिक्स कर दिया। जब ये रॉड यहां से यहां पर जाएगी, सोच के देखो, फिर यहां से ये रॉड यहां पर आएगी, फिर ये रॉड यहां से यहां पर आएगी, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी। बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मान लो ये तीन पार्टिकल ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, फिर ये भी यहाँ पर आ गए, अभी ये एबीसी पार्टिकल, अब फिर ये पार्टिकल यहाँ पर आ गए, अब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गए। भाई अगर बॉडी आएगी, ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना, तो आप सोच के देखो, जब ये घूम रहा होगा तो इसका जो पार्टिकल है ये वाला, ये कैसे पाथ में घूम रहा होगा, सर्कुलर, है ना। जब ये रॉड घूम रही होगी, ये वाला पार्टिकल भी कैसे पाथ में घूम रहा होगा, सर्कुलर। ये वाला पार्टिकल भी कैसे पाथ में घूम रहा होगा, सर्कुलर। और सबका सेंटर कहां पर है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ में चलते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ में चलते हैं। पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं और एग्जांपल दूंगा अभी। तो देखो जरा, मोशन ऑफ अ बॉडी such that its particles moves in concentric circular path about a fixed axis, फिक्स्ड पॉइंट नहीं, फिक्स्ड एक्सिस। उस एक्सिस को बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ये कॉपी है, तो ये कॉपी अगर रोटेट कर रही है, मान लो ऐसे, तो ये जो मैंने जहां से ये पकड़ रखा है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ऐसे करके वर्टिकल। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो आप समझ रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगी। अब ये पार्टिकल देखो कैसे जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आएगा सर्कुलर पाथ में, हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा। अगर ऐसे घुमा रहा हूं तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ये वाली, ये होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे घुमा रहा हूं मैं, अरे बात समझ में। और ऐसे घुमा रहा हूं, आती नहीं है मेरे को, ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो जाएगी, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो जाएगी। फैन देखा है आप लोग घर में, सब में फैन है, तो आपने फैन देखा होगा, तो फैन की जो डंडी है, जहां से वो फैन की डंडी लगी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और बाकी सारे वो ऐसे घूम रहे हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके वो कैसे पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में। पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल्स किसके अबाउट, एक फिक्स पॉइंट के नहीं, एक फिक्स्ड एक्सिस के, और उस एक्सिस को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप दरवाजा खोल रहे हो, आप दरवाजा खोल रहे हो, तो दरवाजा खोल रहे हो तो उस दरवाजे का आपने देखा तो होगा ना, एक एक्सिस फिक्स होती है, एक एंड उसका फिक्स होता है, एक एंड उसका फिक्स होता है। आपने फैन देखा होगा, फैन में भी एक एक्सिस मतलब एक जगह फिक्स होती है। ढक्कन खोल रहे हो, ये सब चीजें, आगे बात समझ में क्लियर है। अब सुनो, जब भी हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में एक खास बात याद रखनी है आपको, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ बॉडी शुड फिक्स। मैं ये अपनी तरफ से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं, फिक्स होना चाहिए एक पॉइंट, और जो जगह फिक्स होगी आप उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो। वन पॉइंट ऑफ बॉडी शुड फिक्स।
अच्छा, ये बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे अब मान लो मैंने एक ये रॉड है, इस रॉड का रोटेशन कराना है, तो मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया एक कील से, अब इसको चला रहा हूँ तो रोटेशन मोशन हो जाएगा। मतलब रोटेशन मोशन हमेशा बॉडी का एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है। अब वो एक्सिस आप चेंज करोगे तो वो बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई एक्सिस तो होगी जब भी रोटेशन की बात करोगे। हाँ, सर्कुलर की बात करोगे तो पूरी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमती है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमती है। रोटेशन में एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं पार्टिकल सारे। कहानी समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी है, एक और देखो कोई भी शेप वाली, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब के सब इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में चल रहे होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में घूम रहे होंगे। तो हमेशा याद रखना जब भी रोटेशन मोशन होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस के अबाउट घूमते हैं। तो ये कौन हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। फैन का मोशन रोटेशन मोशन, आप ढक्कन खोल रहे हैं रोटेशन मोशन, कोई पेज को कोई स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, ठीक है भाई विशाल, अभी पता नहीं, अभी 2 मिनट सुन ले मेरी बात, ठीक है। झूले का मोशन है वो रोटेशन मोशन है, पेज पलट रहे हो रोटेशन मोशन है, किसी पहिए को हाथ में पकड़ के घुमा रहे हो रोटेशन मोशन है। अरे बात समझ में? अच्छा, ऐसे करके किसी चीज को ये घुमा रहा हूँ, ये भी रोटेशन मोशन है। कहानी समझ में आ रही है? एक कुमार होता है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, कुमार जो अपना चाक घुमाता है जिसमें वो बनाता है, उसमें वो भी क्या है उसका रोटेशन मोशन। मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं और मैं अपनी जगह पे घूमूं, ये भी रोटेशन मोशन है, सर्कुलर नहीं बोलना है इसको, ये रोटेशन है। हाँ, अबे चक्कर आ गए ये तो। अब एक पॉइंट के चारों तरफ अब मैं ऐसे करके घूमूं, जैसे 7 फेरे लेते हैं शादियों में, है ना, जैसे अगर 7 फेरे ले रहे हैं शादियों में उस कुंड के चारों तरफ, तब मेरा मोशन रोटेशन ही है, तब मेरा मोशन है सर्कुलर। अगर मैं अपनी एक्सिस पे घूम रहा हूँ तो रोटेशन है। कितना अच्छा लगा। अरे सही है। पहले ऐसे खेलते थे मैं, पता है क्या करते थे, बंदों को ऐसे घुमाते थे, ऐसे घूमते थे, फिर बोलते थे रुक जाओ, अब जो रुक गया वो जीत गया। कभी खेला है मैं कैसे वरुण? ऐसे हाथ खोलते थे देख, ऐसे घूमते थे, अब मान ले फिर एकदम आ गया स्टॉप, अब रुक जाओ, अब जो बंदा हिला गिरा तो समझ जाओ वो आउट हो गया। ऐसे वो। अरे भाई वरुण यार खेलना करो यार ऐसे भी, अच्छा लगता है यार। पेज नंबर कितना 3 हो गया शायद, है ना? तो भाई क्या खेला तुमने? कुछ नहीं खेला। वो जमाना तो हाँ ये है भाई, अब तो सब आजकल उसकी दिखावे की दुनिया भी हो गई ना, सब अपने आप को बिजी दिखाते हैं। पेरेंट्स दिखाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है इसलिए हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो बिगड़ा हुआ नहीं है। पर सच्चाई है कि भाई जो पहले के बच्चे थे उन्हें हर तरीके के ज्ञान होते हैं, हर तरीके से ज्ञान है। आज के बच्चे मोबाइल में लगे पड़े हैं तो उन्हें लिमिटेड ज्ञान है। पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स भाई, एक्सेप्शनल केस तो हर कहीं होते हैं वैसे। अच्छा अब सुनो, रोटेशन मोशन के एग्जांपल लिखाने हैं, समझ के लिख लोगे? रोटेशन मोशन के एग्जांपल लिख लोगे, समझाना है कुछ बोलना है रोटेशन के बारे में तो बोलो। पेज पलटना, ढक्कन घुमाना, दरवाजा खोलना, खिड़की खोलना, गाड़ी की स्टेयरिंग, और क्या होता ही है। अरे वो ही ज्यादा बिगड़ते हैं मधुसूदन, घर पे जो रहते हैं। और जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, गाड़ी का हैंडल घुमाना, सब रोटेशन है। कृष्ण जी का अपने हाथ में चक्र घुमाना, वो भी रोटेशन है, सर्कुलर नहीं है। झूले में जाते हैं, झूले में बैठते हैं, झूले का भी रोटेशन है, जो गोल गोल घूमता है झूला वो भी रोटेशन है। अर्थ दोनों काम कर रही है, अर्थ का मोशन सर्कुलर भी है और रोटेशन भी है। अर्थ सन के चारों तरफ तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, तो अर्थ दोनों काम करती है ना।
चलिए, अब एक बात समझाता हूँ, आप लोग खुद सोच के बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप लोग बताना मेरे को। यहाँ पर देखो, पढ़ाऊंगा टॉपिक तो मैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वही है जो फोर्थ में पढ़ा था, लेकिन पहले कुछ क्लियर करूंगा उसके बाद बताऊंगा। एक बात समझना जरा ध्यान से। चलो चले मितवा, अब कौन गया? अनिक। जाते रहे। चलो भाई, एंगुलर वेलोसिटी, एक बार सोच के देखो। अगर मान लो ये मेरे पास एक रॉड है, एक ये रॉड है, सोचो, इमेजिन करो। इसका ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, कील ठोक दी इसमें, रॉड में, इस रॉड में कील ठोक दी, है ना। अब इसमें मान लो ये पार्टिकल है, एक ए पार्टिकल है, एक बी पार्टिकल है और सी पार्टिकल है। अब ये रॉड को घुमा के यहाँ पर ले आए, ए वाला यहाँ पर आ गया, बी वाला यहाँ पर आ गया, सी वाला यहाँ पर आ गया। सोच, ए वाले ने यहाँ से यहाँ तक चली दूरी, बी वाले ने ये दूरी चली, सी वाले ने ये दूरी चली। जबकि रॉड अगर चलेगी यहाँ से तो हर पार्टिकल सेम टाइम में यहाँ पर पहुंचेगा। अगर रॉड यहाँ से जाएगी तो हर पार्टिकल सेम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। ये तो पता ही है तुम्हें। अगर रॉड यहाँ से यहाँ पर चलेगी तो हर पार्टिकल सेम टाइम में यहाँ पर पहुंचेगा। अगर पार्टिकल सेम टाइम में यहाँ पर पहुंचना है तो क्या बताओ, ए वाले की, बी वाले की और सी वाले की सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी होनी चाहिए? सी वाले की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको दूरी ज्यादा चलनी है, जबकि टाइम उतना ही है। तो क्या, जब रोटेशन मोशन होता है, जब रोटेशन मोशन होता है तो क्या उसके सारे पार्टिकल्स की रफ्तार सेम होती है? ये बात पक्का है, सर्कुलर में घूम रहे हैं, ये तो हमने देख लिया। पर क्या सारे सेम रफ्तार से चल रहे हैं? यस और नो? सब सेम रफ्तार से नहीं चलते। जबकि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था, हर पार्टिकल, अबे भाई हो जा, फोकस नहीं हो रहा ना जैसे, अब होगा खैर। जबकि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था, सब पार्टिकल अपनी कांस्टेंट रफ्तार या सेम रफ्तार से चलते थे। होता था नहीं होता था, बोलो। रोटेशन में, ट्रांसलेटरी में क्या होता था, ईच पार्टिकल इज मूविंग विद सेम स्पीड एज द बॉडी। पर यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर हर पार्टिकल्स की रफ्तार बदल सकती है, हर मतलब सबकी सेम नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। कहानी समझ में आ गई? पर एक बात तो सोच के देखो, पार्टिकल जब वहां पर पहुंचा, बी पार्टिकल जब वहां पर पहुंचा, सी पार्टिकल जब वहां पर पहुंचा, सबने कितना एंगल बनाया? यहां से आ जाने पे हर एक ने कितना एंगल बनाया? हर एक ने 90 डिग्री बनाया। हर एक ने 90 डिग्री एंगल बनाया और हर एक ने सेम टाइम लिया। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है? सेम है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो हर एक का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, और टाइम भी कैसा है? सेम। तो हमें याद क्या रखना है कि जो हमारे पास अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी बदलती रहती है। एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। बदलती रहने का सेंस मतलब अलग अलग होती है। चलिए, अब एक बात समझो, ये मान लो मेरे पास 2 डायमेंशन प्लेन है और ये एक टेढ़े मेढ़े शेप की एक बॉडी है। ऐसे सोचो, एक पार्टिकल की बात कर लो, ये रहा पार्टिकल। हर पार्टिकल को तो नहीं पढ़ सकता, तो मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास वाली बात खत्म हो चुकी है अभी। चलो, ये पार्टिकल है कोई, इस पार्टिकल की यहाँ से दूरी है आर, ये आर दूरी है। ये पार्टिकल चल रहा है वी रफ्तार से। अब ये पार्टिकल जब यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब इसकी दूरी कितनी होगी? अब आर ही रहेगी, पार्टिकल की दूरी तो बदल नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर कुछ एंगल बनाया, वो एंगल मान लो कितना है? डेल्टा थीटा। और कितना टाइम लिया इसके लिए इसने? डेल्टा टी। ये पार्टिकल ए से कहाँ चला? बी। पार्टिकल ए से बी चला और उसने जो एंगल बनाया वो डेल्टा थीटा बनाया। कितने समय में? डेल्टा टी टाइम में। जैसे यहाँ पर इसने 90 डिग्री बनाया, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये फोर्थ चैप्टर में पढ़ा रखा है, इसलिए ज्यादा टाइम लूंगा नहीं।
अब ए से बी तक इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर, और टाइम कितना हो गया, डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं आप डेल्टा आर अपॉन में आर, आर्क अपॉन में रेडियस। डेल्टा आर इसकी आर्क हो जाएगी, तो आर्क अपॉन में रेडियस, साथ में कितना, डेल्टा टी। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को आप लिख सकते हो वी। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया वी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया वी बाई आर। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू आ गया r इंटू ओमेगा, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप सोच के देखो, अगर मैं बात करूं उस पार्टिकल की, पार्टिकल एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पार्टिकल के लिए r की वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए v हो जाएगा 0। तो पार्टिकल एट एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन एट रेस्ट, वो नहीं चलते कहीं भी। पार्टिकल एट एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट, वो पार्टिकल कहीं नहीं जाते। आपने ये देखा होगा जब हम दरवाजे का जिस उसको खोलते हैं दरवाजे को, तो जो पॉइंट फिक्स है वो वहीं के वहीं रहते हैं, बाकी पूरी बॉडी चलती है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं, मैंने यहाँ पर कील लगा दी, तो ये जो पार्टिकल हो गए कील वाले उस पे, वो सारे कोई नहीं चलेंगे, बाकी सारे पार्टिकल चलेंगे। और कैसे पाथ में चलेंगे, सर्कुलर पाथ में चलेंगे, और किसके चारों तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। सही है। अब सोच के देखो, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा उसका आर ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो वी ज्यादा होगा। तो जो पार्टिकल सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा तो आर ज्यादा होगा, तो उसकी वी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ओमेगा कैसा रहता है, सेम। तो अगर कोई बॉडी वेलोसिटी सेम रहती है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन सेम,